हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक हल कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो साझेदारी, साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में इस यूनिट के जो लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। मतलब इसी यूनिट के लिए समझ लो 3 वीडियो हमारे हैं। कि पहले 2 वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन किए और ये तीसरा जो वीडियो है इसी यूनिट का, उसमें आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार है। वे 4-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस दिन फर्म का चिट्ठा इस प्रकार से दिया हुआ है। ए के अवकाश ग्रहण पर निम्नलिखित समायोजन किए गए। नंबर 1, देनदारों पर 10% डूबत ऋण संचिति बनाना है। हमें मालूम है पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में हम लिखते हैं देनदार कितने के हैं, 10,000, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये डूबत ऋण संचिति बनने वाली है। भूमि और कारखाना 66,000, प्लांट और मशीनरी 80,000, फर्नीचर 3,000, मोटर कार 11,000 और स्टॉक 21,000 पर पुनर्मूल्यांकित किए गए। अब यहाँ पर हमें चिट्ठे में दी गई वैल्यू और समायोजन में दी गई वैल्यू की तुलना करना पड़ेगी। तो भूमि और कारखाना 66,000 पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। यहाँ पर भूमि और कारखाना 36 है, भूमि और कारखाना 36 का है, 36 से 66 हो गया। मतलब ये मानकर चलो कि 40, 50, 60, 26 और 4, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई। और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद में प्लांट और मशीनरी 80,000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किए गए, तो 20,000 से 80,000 मतलब 60,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई। यहाँ भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है। फर्नीचर 3,000 रुपये, फर्नीचर 1,000 से 3,000 हो गया, मतलब 2,000 यहाँ भी वृद्धि हो रही है। मोटर कार 11,000, तो 8,000 से 11,000 हो गई मोटर कार, मतलब यहाँ भी 3,000 रुपये वृद्धि हुई है। स्टॉक 21,000, 16,000 से 21,000 मतलब 5,000 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर टोटल वृद्धि हुई है। फिर है ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के द्विवर्षीय क्रय पर किया गया। तो पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ निकालना है और 2 वर्षीय क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमने अभी देख लिया है कि कौन कौन से संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, कौन से दायित्व में वृद्धि हो रही है। इस आधार पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता अभी बना लेते हैं। चार संपत्तियां हैं जिनके मूल्य में वृद्धि हुई है और एक दायित्व है जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्रेडिट और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी तारीख है, कोई तारीख नहीं दी गई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सबसे पहले देनदारों पर 10% डूबत ऋण संचय, तो बी टी आर बैड डेट रिजर्व 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। इसके बाद में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि है तो भूमि और कारखाना, लैंड एंड फैक्ट्री, लैंड एंड
फैक्ट्री। कितनी वृद्धि हुई है? 36,000 रुपये से 60,000 रुपये हो गई, मतलब 26 और 4 30,000 रुपये की। इसके बाद में प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की थी, 80,000 हो गई, मतलब 60,000 रुपये इसकी वैल्यू में वृद्धि हो गई। फर्नीचर, फर्नीचर 1,000 रुपये का था, 3,000 हो गया, 2,000 रुपये वृद्धि हो गई उसमें। मोटर कार, आठ 8,000 की मोटर कार थी, 11,000 की हो गई, मतलब 3,000 हो गया। और स्टॉक, स्टॉक है 16,000 से 21,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहां पर हमारा पुनर्मूल्यांकन संपत्ति के दायित्व में जो वृद्धि हुई उसे हमने क्रेडिट में लिखा, और जो दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई उसे हमने डेबिट में लिखा। अब हम निकाल लेते हैं बैलेंस कितना हो गया। 30 और 60, 90, 2 92, 3 95 और 100, ये हो गया हमारा 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 में से 1,000 गया तो 99,000, ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी है, ए, बी और सी। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग 4 3 2 है, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10, 4 3 7 और 2 9, सॉरी 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया? 11,000 बार, तो 11 चौक 44,000। बी के हिस्से में कितना आएगा? 3/9, 11 तिया 33,000। और सी के हिस्से में कितना आएगा? 2/9, 11 दूनी 22,000 रुपये। 44, 33 और 22, ठीक है, 44,000, 33,000 और 22,000 रुपये। ये बन गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं थी। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वो एक्सरसाइज कौन सी है? हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, ख्याति का मूल्यांकन, क्योंकि इसके नीचे हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाने वाले हैं। ख्याति का मूल्यांकन क्या बोला गया है? गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ बराबर गत 3 वर्षों का कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। ठीक है, अब यहां पर गत 3 वर्षों का लाभ कितना है? 35, 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35,000, 40,000 और 60,000 भागित 3, टोटल कितना हो जाएगा? 40 और 60, 1,35,000 रुपये भागित 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मतलब फर्म की जो ख्याति है वो कितने आ गई? 45,000 रुपये आ गई। अब जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है ए, तो ए की ख्याति कितनी आएगी?
45,000 रुपये फर्म की ख्याति है। तो ए का हिस्सा कितना है? 4/9 है। तो 4/9, नफा 45, पचोका 20,000 रुपये। ए के हिस्से में कितनी ख्याति आ रही है? 20,000 आ रही है। अब ए को इस 20,000 रुपये को कौन देगा? बी और सी देंगे। और बी और सी किस हिस्से में, किस अनुपात में देंगे? तो उनके प्राप्ति अनुपात में। तो प्राप्ति अनुपात क्या होगा? जैसे पहले भी हमने देखा है कि जब पुराना अनुपात दिया हो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के बारे में बताया गया हो, उसके अलावा प्राप्ति अनुपात के बारे में कोई निर्देश नहीं हो, तो पुराना अनुपात ही उनका प्राप्ति अनुपात मानते हैं। तो यहाँ पर पुराना अनुपात क्या बचेगा इनका? 3:2। ठीक है, इस अनुपात में वो अपना लाभ हानि इसको क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो यहां पर कौन बचा? बी। बी 20,000 रुपये का 3/5, पचोका 20 मतलब 12,000 रुपये। और सी 20,000 रुपये का 2/5, पचोका 20 मतलब 4 दूनी 8,000 रुपये। ये ए को देने वाले हैं। भाई ए को 20,000 रुपये मिलेगा, लेकिन देगा कौन? बी और सी देंगे। बी और सी किस अनुपात में देंगे? उनके प्राप्ति अनुपात में देंगे। प्राप्ति अनुपात कौन सा होगा? जो बचा हुआ हिस्सा है वही उनका प्राप्ति अनुपात होगा। तो 3:2 पे 4, 3, 2 में से 4 हिस्सा हटा दिया ए का, बचा 3 और 2, तो वही उनका प्राप्ति अनुपात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज कर ली है, गुडविल निकाल ली, ए को दी जाने वाली गुडविल निकाल ली, कौन देगा? बी और सी देगा। अब हमें केवल बनाना है पूंजी खाता। ठीक है, तो पूंजी खाता हम बना लेते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता। अगले पेज के ऊपर। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी है, लंबा बनेगा, 3 पार्टनर हैं, तो 3 के हिसाब से हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर ए, बी और सी। पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खाता है तो खाते में दोनों पक्ष होते हैं, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। पर्टिकुलर ए, बी और सी। पर्टिकुलर ए, बी और, अब हमें जैसे मालूम है कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले उनकी पूंजी लेकर आते हैं। बैलेंस ब्राउट डाउन 27, 24 और 13। 27,000, 24,000 और 13,000। ठीक है, इसके बाद में और क्या दिया है? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो 11 चुक 44, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। इसके बाद ए को बी के द्वारा दिया जाएगा 12,000 रुपये गुडविल के। इसी प्रकार से सी के द्वारा दिया जाएगा 8,000 रुपये।
फिर ए का पूंजी खाता, ए के पूंजी खाते के नाम से 12,000 रुपये, बी का पूंजी खाता डेबिट और 8,000 रुपये के नाम से सी का पूंजी खाता डेबिट होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ख्याति। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इसका बैलेंस निकाल लो। कितना आ रहा है? ए रिटायरमेंट ले रहा है, तो ए का पहले हिसाब कर देते हैं हम। 20, 40, 60, 10, 70, 80, 20, 40, 60, 70, 80, 90 और एक 91,000 रुपये। मतलब ए के क्रेडिट साइड में 91,000 रुपये है। अब इसे हम टू बैंक अकाउंट कोई निर्देश नहीं है, तो हम इसको माने कि इसको पेमेंट कर दिया गया है। अब बाकी साझेदारों का हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन 30, 40, 50, 57,000, 57,000 में से 12,000 गया, तो ये बचा 45,000 रुपये। टोटल हो जाएगा 57,000। इसी प्रकार से का आएगा 20, 30, 5, 35,000 रुपये। 35 में से 8 गया, 30 और 3 27,000। टोटल हो गया 35,000 रुपये। ठीक, ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम पूंजी लेकर आए, फिर पुनर्मूल्यांकन का लाभ लेकर आए, ख्याति का समायोजन किया, ए का भुगतान किया और बी और सी का हमने बैलेंस निकाल लिया। बस इस आधार पे हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना था, वो हमने बना लिया। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा एक क्वेश्चन। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिनेश, महेश और नरेश 7, 5, 2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। दिनेश व्यापार से निवृत्त होता है। फर्म की कुल ख्याति 28,000 रुपये आकी गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि दिनेश, महेश और नरेश 3 पार्टनर हैं और इनकी जो गुडविल है, फर्म की कुल गुडविल उन्होंने बताई है कि फर्म की कुल गुडविल इतनी है। जैसे देखो, हम इसको करते हैं हल ही करते हैं। दिनेश, महेश और नरेश, ठीक है, 3 पार्टनर है। कौन सा क्वेश्चन नंबर का? क्वेश्चन 18 नंबर का। हम यहाँ लिखते हैं दिनेश, फिर है महेश और है नरेश। ठीक, ये 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5:2। 3 पार्टनर है, 3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है 7:5:2। अब इसमें से जो कौन सा साझेदार है? दिनेश। ये जो पहला नंबर का साझेदार है, ये फर्म से निवृत्त हो रहा है। निवृत्ति पर फर्म की कुल ख्याति कितनी आकी गई? फर्म की कुल ख्याति है 28,000 रुपये। अब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके हिस्से की ख्याति देना पड़ेगा। तो दिनेश की ख्याति कितनी हो जाएगी? दिनेश की ख्याति 28,000 रुपये फर्म की कुल ख्याति है। दिनेश का हिस्सा है 7, कुल हिस्सा है 7, 5, 12 और 2 14। 14 दोनों 28, 2,000 गुणित 7 मतलब 14,000। मतलब दिनेश की ख्याति कितनी आ गई? 14,000। दिनेश को मिलने वाला है 14,000। अब ये कौन देगा? तो उसे महेश और नरेश देंगे।
तो महेश के द्वारा को कितना दिया जाएगा? जब फर्म केवल इतना दिया हो कि पुराना अनुपात ये है, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार ये है, इसके आगे प्राप्ति अनुपात के बारे में कुछ नहीं दिया हो, तो हम बचा हुआ अनुपात ही उनका नया अनुपात मानते हैं, वही अनुपात हम प्राप्ति अनुपात मानते हैं। तो प्राप्ति अनुपात में वो इस 14,000 रुपए को दिनेश को देंगे। तो महेश 14,000 रुपए में से प्राप्ति अनुपात क्या बन गया? 5:2, मतलब 5/7, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10,000 रुपए महेश के द्वारा दिया जाएगा दिनेश को। और नरेश कितना देगा उसको? नरेश के द्वारा 14,000 गुणित 2/7, तो 7 दूनी 14, मतलब 4,000 कौन देगा? नरेश देगा। अब एक सिंपल सी जर्नल प्रविष्टि हमारी हो जाएगी, और वो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? मालूम ही है, प्राप्त करने वाले साझेदार डेबिट और त्याग करने वाला साझेदार क्रेडिट। प्राप्त करने वाला कौन है? महेश है, तो महेश का पूंजी खाता डेबिट, महेश का पूंजी खाता डेबिट, नरेश का पूंजी खाता डेबिट, और किसके पूंजी खाते से? दिनेश के पूंजी खाते से। कितने रुपए से? 10,000, 4,000 दिनेश के पूंजी खाते, दिनेश के पूंजी खाते में 14,000 रुपए जमा हो गए। ये हमने लिख दिया ख्याति का समायोजन। बस ये हमारा क्वेश्चन ही है। एक जनरल प्रविष्टि करना है, लेकिन दिनेश, महेश, नरेश में से दिनेश अवकाश ग्रहण कर रहा है। फर्म की कुल ख्याति 28,000 है, तो दिनेश की ख्याति होगी 14,000। 14,000 रुपए कौन देगा? उसे महेश और नरेश देंगे, जो कि प्राप्ति करने वाले हैं। और प्राप्ति अनुपात वही होगा जो बचा हुआ अनुपात है। 5:2 में 10 और 4 दे रहे हैं, तो प्राप्ति करने वाले डेबिट होते हैं और त्याग करने वाला क्रेडिट होता है। तो दिनेश त्याग करने वाला मतलब अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अपना लाभ का हिस्सा त्याग करके जा रहा है, तो उसको 14,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए उसका पूंजी खाता क्रेडिट हो गया। और महेश और नरेश प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए उनका पूंजी खाता डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस यूनिट का सेकंड लास्ट था। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अमन, आशीष और नमिश ये 3 पार्टनर हैं जो लाभ 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। पुस्तकों में ख्याति नहीं दिखाई जाती, परंतु यह सहमति हुई कि इसका मूल्यांकन 50,000 रुपए होगा। हमें मालूम है कि पुस्तकों में ख्याति नहीं दिखाई जाती, लेकिन जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी की मृत्यु होती है, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, मतलब फर्म का जब भी पुनर्गठन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन होता है। ऐसी कंडीशन में ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपए किया गया। अमन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तथा आशीष और नमिश ने निश्चित किया कि भविष्य में लाभ को समान बांटेंगे। भविष्य में उन्होंने अपना लाभ विभाजन अनुपात समान रखने का निर्णय ले लिया। ख्याति के लिए समायोजन प्रविष्टि कीजिए और अपनी गणना स्पष्ट रूप से दर्शाइए। अब यहां पर हमें सबसे पहले हम लिखते हैं कौन साझेदार है? अमन, आशीष और नमिश। क्वेश्चन नंबर 19। अमन, आशीष और नमिश ये 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 5, 3 और 2। अब इसमें से अवकाश कौन ग्रहण कर रहा है? अमन। अमन क्या कर रहा है? फर्म से अवकाश ले रहा है। अब अवकाश लेने के बाद आशीष और नमिश अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर नया रखने चाहते हैं। ये हो गया उनका
नया अनुपात। ठीक है, अब यदि नया अनुपात भी है और ये वाला कौन सा है, उनका पुराना अनुपात है, फर्म की ख्याति कितनी है, फर्म की कुल ख्याति बराबर 50,000। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो प्रश्न के अंदर दी गई है, जो कि हमने एज इट इज उसमें से ढूंढ ढूंढ के लिख दिया है। अब फर्म की कुल ख्याति 50,000, रिटायरमेंट लेने वाला साझेदार कौन है, अमन। तो अमन को उसके हिस्से की ख्याति दी जाएगी, तो अमन को दी जाने वाली ख्याति कितनी होगी, फर्म की कुल ख्याति 50,000 रुपए है, तो अमन की ख्याति होगी 5/10, मतलब 25,000 रुपए, ये अमन को ख्याति मिलेगी। अब अमन को ख्याति कौन देगा, तो आशीष और नमिस, लेकिन किस अनुपात में देंगे, प्राप्ति अनुपात में। अब यहाँ पर पुराना अनुपात है, नया अनुपात दिया है, इसका मतलब हमें प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। तो प्राप्ति अनुपात पहले निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, प्राप्ति अनुपात बराबर नया ऋण पुराना। तो नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देंगे तो प्राप्ति अनुपात आ जाएगा। कौन बचा, आशीष। आशीष का नया कितना है, 1/2, पुराना कितना है, 3/10। इसी प्रकार से जो नमिस है, नमिस का नया 1/2, पुराना 2/10, एलसीएम 10 आ गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2/10, और इसका 2 पंजे 10, 3/10। तो उनका जो प्राप्ति अनुपात कितना आ गया, 2:3। प्राप्ति अनुपात क्या आ गया, 2:3 आ गया। अब इस 2:3 में वो इस 25,000 रुपए को बांट लेंगे, तो आशीष कितना भुगतान करेगा, 25,000 रुपए गुणित 2/5, 25, 5 दूनी 10,000। और जो नमिस है, नमिस कितना देगा उसको, 25,000 गुणित 3/5, ये देगा 15,000 रुपए। मतलब 10,000 आशीष के द्वारा दिया जाएगा और 15,000 नमिस के द्वारा दिया जाएगा। हमें यहाँ पर अब एक जर्नल प्रविष्टि करना है, सिंपल सी एक जर्नल प्रविष्टि होगी, और वो जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, चलिए कर लेते हैं हम। तो छोटा कर देते हैं। अभी जैसे प्राप्ति वाले डेबिट हो जाएंगे, प्राप्त करने वाला कौन है, आशीष, तो आशीष का पूंजी खाता डेबिट, जैसे अभी इसके पहले वाले में हमने करी थी। आशीष कितना दे रहा है, 10,000। नमिस का पूंजी खाता डेबिट, $15,000। अमन के पूंजी खाते से, अमन के पूंजी खाते से त्याग करने वाला कौन है, अमन है, तो अमन को उसके हिस्से की ख्याति मिलेगी, ख्याति का समायोजन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारी गणना हो गई, कैलकुलेशन हो गया, और उसका जो सार निकला, उसका जो निचोड़ निकला है, वो ये निकला है कि भाई अमन के द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर वो जो अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, उसके बदले उसको ख्याति की राशि 25,000 रुपये मिलेगी, इसलिए उसका पूंजी खाता क्रेडिट हो गया। कौन देगा, प्राप्त करने वाले साझेदार। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या था, नया अनुपात दिया था, इसलिए हमने नए में से पुराना घटाया तो प्राप्ति आ गया।
प्राप्ति अनुपात आया 2:3, ये उनका प्राप्ति अनुपात है। ये 2:3 में हमने उनको जो उसकी जो ख्याति है 25,000 को बांट दी, तो आशीष और नमिश के द्वारा 10 और 15,000 उसको दिया जाएगा। ये एक जनरल प्रविष्टि के लिए हमने गणना करी। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की निवृत्ति या फिर साझेदार की मृत्यु से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, है ना। ये यूनिट वैसे भी बड़ी भी थी, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल करके देखे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चन बैंक में से ही आएंगे क्या क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बैंक के अंदर आप मुझे बताइए, ये वाली जो यूनिट हमने करी है, इस यूनिट में जितने भी सवाल दिए हैं वो सवाल यदि हमने समझ लिए होंगे कि इनको किस तरीके से किया जाता है, ये तरीका यदि आप समझ गए होंगे, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का यदि पेपर निकालता है तो आप 101% उस पेपर को हल करके आ सकते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आ गए, सभी तरह के क्वेश्चन आ गए, हमें तरीका समझना है। भाई कई बार बच्चे यही पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा। अरे भैया, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा, तरीका हमें मालूम होना चाहिए, हमें तरीका समझना है। भाई एज इट इज कभी कहीं से नहीं आता, उसके नंबर बदल दिए जाते हैं, नाम बदल दिया जाता है, रेशो बदल दिया जाता है। एज इट इज तो कहीं से कहीं तक नहीं आता है कि भाई यहाँ से पूरा यदि क्वेश्चन बैंक से ही दे दिया जाए तो ये तो आउट माना जाएगा। तो हमें उसका तरीका समझना है। अभी हमने जो अवकाश ग्रहण, निवृत्ति, मृत्यु वाला जो चैप्टर किया, इसमें मैंने जितने सवाल करवाए हैं, इन सवाल को करने का जो तरीका है यदि आप समझ जाएंगे तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको 100% कर लोगे। ठीक है, और इसीलिए प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस आप करिए। सेल्फ प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बिल्कुल बनेगा। हाँ, ये बात बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है ना। एज इट इज वहीं का वहीं क्वेश्चन बैंक से दे दे, किसी बुक से उठा के दे दे, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हम करने वाले हैं। तो अभी तो साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, अवकाश ग्रहण से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद जो आगे जो यूनिट होगी वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौहान एकेडमी खंडवा के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो टोटली फ्री है। इसके साथ में आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। 12th अकाउंटेंसी, 12th बिजनेस स्टडी, इसके नोट्स भी हैं। इसके नोट्स हमारे जो ऐप है उस ऐप के ऊपर है, इसी नाम से, इस नाम से यूट्यूब चैनल, इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ पर इसके नोट्स हैं। वो नोट्स में से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इस साल बहुत करवाए हैं, पिछले साल भी बहुत सारे करवाए हैं। यहाँ तक कि शिवलाल, राठी या जितनी भी बुक्स हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने छाट कर लाए हैं और किए हैं। तो आप इस चैनल पर जब सर्च करेंगे, आप इसकी जो पिछले जो प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपके अपने आप मिल जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यूपी बोर्ड के मॉडल जो उसका सॉल्व करवाइए, तो आपका जो क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड का जो भी मॉडल पेपर है, उस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी नहीं मिले तो जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो आप पूछिए, हम बिल्कुल उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो फिर कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय।